जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज क्लास में लेकर आए हैं कक्षा 12 NCERT गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन से प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण है। ठीक है, तो इसके पिछले क्लास में हम संबंध के बारे में, संबंध क्या होते हैं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, संबंधों के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। अगर आप संबंध के बारे में जानकारी एकदम क्लियर हो गई है अगर आप सबका, तो तभी जाके हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप संबंधों के प्रकार की जानकारी नहीं पाए हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, आपको क्लियर एकदम हो जाएगा संबंध क्या है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के डिफाइन संबंधों और परिभाषाओं के बारे में पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा से हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। संबंध हमने बताया था कुल 4 संबंध थे। ठीक है, कितने संबंध थे? 4 संबंध थे। पहला संबंध क्या था? पहला संबंध था तुल्यात्मक संबंध। क्या था? तुल्यात्मक संबंध। और तुल्यात्मक संबंध में क्या होता है कि मतलब जो समुच्चय है उसी समुच्चय से स्वयं का तुलना करना, स्वयं के स्वयं से तुलना करना ही क्या होता है? तुल्यात्मक संबंध होता है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? इसका अगर परिभाषित करें तो जैसे A और A कोई दो क्या है, दो मतलब समुच्चय के 2 अवयव हैं जिनको एक अवयव को हमने A माना, दूसरे भी अवयव को हमने A मान लिया। ठीक है, उन सभी अवयव को A हमने माना है। तो A, A सबसेट है किसके? R के। ठीक है ना, बिलोंग करते हैं किसके? R के। तो जो A, A है वो बिलोंग करता है R में। किसमें? फॉर ऑल, सभी वैल्यू के लिए, सभी मान के लिए A जो है A बिलोंग करेगा किसमें? कैपिटल A में। कैपिटल A क्या है? समुच्चय। ठीक है ना, तो ये था पहला परिभाषा कि A, A ठीक है बिलोंग करेगा R में, मतलब A, R के सभी मान हैं, लेकिन A जो है किस में बिलोंग करेगा? कैपिटल A में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये तो पहला है। और दूसरा क्या था? सम्मित संबंध था। और सम्मित संबंध के बारे में हमने बताया है कि सम्मित संबंध में होते हैं जैसे हमारा आपका संबंध है तो आपका हमारा भी संबंध होना चाहिए। जैसे 1 का 2 से संबंध है, 2 का 1 के भी संबंध है, मतलब अपोजिट संबंध होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? सम्मिति संबंध होता है। तो इसके बारे में हमने बताया था। जैसे मान लीजिए A, B अगर सब मतलब बिलोंग करते हैं R में। ठीक है, अगर A, B बिलोंग करता है R में, देन ये किसका निशान है? ठीक है, इम्प्लाइड डेट। तो फिर अगर A, A बिलोंग करता है R में, तो फिर जो है B, A भी बिलोंग करेगा किसमें? R में। ठीक है, किस में बिलोंग करेगा? R में। ठीक है, और जहाँ A, B क्या है? समुच्चय है, सॉरी एलिमेंट हैं किसके? समुच्चय A के। ठीक है, और तीसरा हमने बताया था संक्रमित संबंध। क्या बताए थे? संक्रमित संबंध बताए थे। संक्रमित संबंध क्या होता है? जैसे एक हमारा और आपका संबंध है, तो आपका अगर किसी बच्चे से संबंध है तो कहीं ना कहीं जाके हमारा उस बच्चे से भी क्या हो जाएगा? संबंध बन सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर एक का दूसरे से संबंध है, तो दूसरा अगर तीसरे से संबंध है तो तीसरा पहले से संबंधित कर सकता है, तो वहाँ पर बनता होता है संक्रामक संबंध। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि A, B, A जो B है, A, B है, ये सबसेट है R का, मतलब संबंध A, B संबंधित R से है, तो हम कह सकते हैं तथा और दूसरा है B, C वो भी संबंधित R है, तो देन। ठीक है, इम्प्लाइड डेट मतलब क्या होता है? तो फिर जो है ये B को हटाओ, बचेगा A और C, तो A, C भी किससे संबंधित होगा? कैपिटल R से संबंधित होगा। ठीक है, तो और चौथा हमने क्या बताया था? चौथा संबंध ये बताया था हमने कि अगर तीनों, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में तीनों संबंध मिलते हैं तो वहाँ पर होता है तुल्यात्मक संबंध। क्या होता है? तुल्यात्मक संबंध। तो चौथे वाले में क्या होता है? इन सभी का मेल होता है, जो तीनों को फॉलो कर दे वही क्या होता है? तुल्यता संबंध होता है। ठीक है ना, तो तुल्यता संबंध ये होगा, ये तीनों का मेल जो होता है तुल्यता संबंध बनाता है। ठीक है, तो ये 3 संबंध अगर आप दिमाग में बैठा लिए हैं तो तभी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहला उदाहरण देखते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण क्या है? इसको जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक भैया कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको विस्तार में जानने के लिए पिछले वाले क्लास में जाकर इसको बढ़िया से देख लीजिए, हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तार से बताया है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? पहला उदाहरण क्या है? ये उदाहरण कह रहा है कि मान लीजिए
कि ए किसी बालक के स्कूलों में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक है, अब स्कूलों में क्या है, ये स्कूल कैसा है, बालकों का है। देखो एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो स्कूल है वो केवल बालकों का है। क्या है, बालकों का है। फिर इसके बाद कह रहा है कि दर्शाइए कि आर बराबर, देखिए आर बराबर मतलब आर संबंधित है किससे, ए कामा बी इस प्रकार हैं। ठीक है, ए कामा बी इस सच दैट मतलब होता है इस प्रकार हैं कि ए कामा बी मतलब ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है। अब इसमें देखो क्या बात आया, इसमें आ गया बहन, ये क्या है, बहन है, ये क्या है, बहन है। अब बताओ अगर विद्यालय केवल बालकों का है तो उसमें बालिका कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती ना। तो यहाँ पर बोल दिया है कि ए जो है बी की बहन है। अब कह रहा है कि द्वारा प्रदांत संबंध रिक्त संबंध है, हमको क्या दिखाना है, कह रहा है दिखाइए कि यह कैसा है, रिक्त संबंध है। अब रिक्त संबंध क्या होता है, जिसमें कोई कंडीशन ना हो, जो हमारे पास कह रहा है उसका कंडीशन अगर ना मिले उसका कंडीशन, तो वहाँ पर क्या होता है, रिक्त अरिक्त संबंध होता है। ठीक है, अरिक्त संबंध होता है। यहाँ पर अरिक्त लिखेंगे, ये क्या है, आरिक्त। ठीक है, आरिक्त संबंध है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है तथा आर डैश बराबर, दो सवाल दे रखा है, एक तो यहाँ पर आरिक्त दिखाना है, दूसरा कह रहा है कि तथा आर डैश बराबर ए कामा बी इस प्रकार है, सच दैट इस प्रकार है कि ए तथा बी की ऊंचाइयाँ का अंतर 3 मीटर से कम है। ए तथा बी की ऊंचाइयाँ जो है 3 मीटर से कम है के द्वारा प्रदान संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। अब की बार हमको क्या दिखाना है, सार्वत्रिक संबंध दिखाना है। ठीक है ना, सार्वत्रिक मतलब जिसमें सभी बालकों में क्या हो, समान रूप से उपस्थित हो, कोई भी गुण हो सकता है जो समान रूप से उपस्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो सवाल दिखाना है, एक तो अरिक्त संबंध दिखाना है, एक तो सार्वत्रिक संबंध दिखाना है। तो आइए सॉल्यूशन इसका हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। हमको दिया क्या है कि जो रिलेशन है, जो संबंध आर है वो किस प्रकार है, ये इस प्रकार है कि ए कामा जो बी है वो सच दैट इस प्रकार है कि ए कामा बी की बहन है। ए जो है बी की क्या है, बहन है। ए जो है बी की क्या है, बहन है। ये हमको दे रखा है, रिलेशन मतलब संबंध में दिया है। लेकिन हमको ये पता है कि इसमें कोई भी लड़कियां मतलब बालिका नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि किसी बालकों की स्कूल में किसी बालकों की स्कूल में किसी बालकों के स्कूल में बालिकाओं किसी बालिकों के स्कूल में बालिका ऐसे लिख देते हैं, बालिका नहीं होती है, बालिका नहीं होती हैं। ठीक है, बालिका नहीं होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अतः ए जो है बी की बहन नहीं है, बहन नहीं हो सकती। ठीक है, जब स्कूल में बालिका ही नहीं है तो कैसे हो सकती है। ठीक है ना, हो सकती हैं। तब ए जो है बी की बहन नहीं सकती है, तो अगर इम्प्लाइड है तब क्या होगा, तो आर कैसा संबंध रखेगा, रिक्त संबंध रखेगा। ये फाई है, फाई क्या देखता है, फाई क्या है, आरिक्त संबंध है, आई क्या है, आरिक्त संबंध है। ठीक है, तो ये कैसा संबंध है, आरिक्त संबंध है। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं अतः आर एक आरिक्त संबंध है, एक आरिक्त संबंध है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन अगला उदाहरण जो रहेगा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे प्रकार की ये क्वेश्चन है जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है और समझ भी जाएंगे अगर ये तीनों बातें आपको याद है तो। ठीक है, तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आर डैश ए कामा बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयाँ का अंतर 3 मीटर से कम है। इसको कैसे समझेंगे, पहले तो हमको क्या दे रखा है उसको ले लेते हैं। आर डैश संबंध कैसा है, ए कामा बी का संबंध है, किस प्रकार से है कि ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर कितना है, 3 मीटर है। कितना मीटर है,
3 मीटर है। ठीक है, अब बताओ इसमें ये बोला है, कह रहा है कि ए तथा बी की जो ऊंचाइयों का अंतर है वो 3 मीटर है। हो सकता है, ये तो कंडीशन सही है कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया था कि स्कूल कैसा है, बालकों का है, और यहाँ पर बोल दिया था कि उसमें वाहन भी है, ए बी की वाहन है। इसका मतलब ए बी की वाहन नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्कूल कैसा है, बालकों का है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ए बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 है, तो ऊंचाइयों का अंतर 3 हो सकता है, ये सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि, ठीक है, स्पष्ट है कि किसी दो विद्यार्थियों के ऊंचाई का अंतर कितना है, 3 मीटर हो सकता है। कितना मीटर हो सकता है, 3 मीटर से कम भी हो सकता है कि नहीं। यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है 3 मीटर से कम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 मीटर से कम हो सकता है। ठीक, हो भी सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर होने की कंडीशन है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 3 से कम हो सकता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए जो है, ए तथा बी, यहाँ लिख देंगे, ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से क्या है, कम है, 3 मीटर से कम है। ठीक है, क्या है, कम है। तब यहाँ इम्प्लाइड डेट हम लिख सकते हैं कि आर डैश कैसा है, सार्वत्रिक संबंध रखता है, मतलब ए क्रॉस बी, ये क्या है, सार्वत्रिक संबंध है, नहीं सॉरी, ए क्रॉस ए, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय एक ही है। ठीक है ना, ए क्रॉस ए, क्योंकि सबको नियत रूप से अगर किसी ये सार्वत्रिक मतलब होता है सभी को नियत रूप से बराबरी में रखना, तो ए और बी की जो अंतर है वो सब में 3 की कमी होगा। ठीक है, तो आर डैश इम्प्लाइड डैश कितना हो जाएगा, ए क्रॉस ए। अतः हम कह सकते हैं कि अतः आर डैश क्या है, आर डैश कैसा है, सार्वत्रिक संबंध है, कैसा है, सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा उदाहरण नंबर 1, इसको हमको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस एक विशेष रूप से हमने इसको बता दिया है, क्योंकि उदाहरण नंबर 1 दे रखा था क्वेश्चन में, बुक में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी तीनों मतलब तीनों जो संबंध है इसी बेस पर रहेगा सभी उदाहरण और सभी प्रश्नावली। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 2। आइए देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि उदाहरण नंबर 2 कि मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। जैसे मान लीजिए कोई समतल है, मान लीजिए हमारा बोर्ड है, एक समतल है, इसमें बहुत सारे त्रिभुज उपस्थित हैं, और वो सभी त्रिभुज समस्त त्रिभुज कैसे हैं, उनके त्रिभुजों का जो समुच्चय है कैसा है, यहाँ पर सर्वांगसम, यहाँ पर सर्वांगसम बोला ना। तो यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन में कि मान लीजिए टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुज का समुच्चय है। ठीक है, कोई समतल है उसमें बहुत सारे त्रिभुज स्थित हैं और वो एक प्रकार का क्या है, समुच्चय बनाते हैं। फिर कह रहा है समुच्चय टी में आर T1, T2, मतलब ये युग्म है, युग्म T1 T2 सच दैट इस प्रकार है कि T1, T2 के सर्वांगसम है। ठीक है, मतलब जो T1 है वो T2 के क्या है, सर्वांगसम है। यहाँ पर देखेंगे ये T क्या है, T एक प्रकार का समुच्चय है। ठीक है, एक प्रकार का T क्या है, समुच्चय है। इसका मतलब T1 और T2 भी क्या है, समुच्चय है। लेकिन कह रहा है कि जो T1 के एलिमेंट है जितने हैं और जो T2 के एलिमेंट हैं इस प्रकार हैं कि जो T1 है वो T2 के क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है ना, ये बात है। फिर कह रहा है एक संबंध रखते हैं, किस प्रकार, तो सिद्ध कीजिए, हमको सिद्ध क्या करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर क्या दिखाना है,
तुल्यता संबंध दिखाना है। और तुल्यता संबंध मतलब हमने बताया है जिसमें तीनों संबंध फॉलो करे, मतलब तीनों संबंध हमको दिखाना पड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे यह क्या है, तुल्यता संबंध है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सभी को दिखाएंगे, ये तीनों संबंध को, सहतुल्य को, सममिति को, संक्रामक को, तीनों संबंध को दिखाएंगे, तब जाके हम सहतुल्य कह सकते हैं, सॉरी तुल्यता कह सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले उसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि T1 और T2, जो T1 T2 है, दो समुच्चय मान लेते हैं। ये हमारे पास जो है एक समुच्चय है, ये मान लीजिए T1 का है, और एक समुच्चय है ये मान लीजिए T2 का है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप समझ जाते हैं ना, वास्तव में कह रहे हैं एक थोड़ी देर के लिए सिर्फ ध्यान से क्लास को देख लीजिए, अगर ना समझ में आए तो फिर बोलना। ठीक है, जैसे ये T1 है, ये T2 है। ठीक है, यहाँ पर T1 और T2 दो क्या हैं, समुच्चय हैं। इसमें कुछ त्रिभुज हैं और इसमें कुछ त्रिभुज हैं। कह रहा है कि T1 T2 की क्या है, सर्वांगसम है, मतलब जो सेम त्रिभुज हैं वो आपस में संबंध रखते हैं। ठीक है, किस प्रकार, जैसे मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। कोई समकोण त्रिभुज है, तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, कोई जो है विषमबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार से है विषमबाहु त्रिभुज। और कोई जो है मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, जिनके दो भुजाएं बराबर होते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो यही जो त्रिभुज हैं, यही त्रिभुज इसमें भी है, T2 में भी वही त्रिभुज है। ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज हो गया, और ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास मान लीजिए क्या हो गया, ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज, और ये जो हमारे पास है ये मान लीजिए हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें कैसा संबंध रखने का कह रहा है, कह रहा है वह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है जो सेम दिख रहे हैं, मतलब ये वाला इससे संबंध रखता है, यहाँ संबंधित R कर देते हैं, और ये वाला इससे संबंधित रखेगा, और ये वाला इससे संबंधित रखेगा, और ये वाला इससे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन में कहने का अर्थ यही है। और यही दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम भी। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज कब होते हैं, ठीक है, पता होगा, जिनके तीनों भुजाएं बराबर हों, और जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, उनके तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, या फिर तीनों कोण बराबर हो जाएं, तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, सर्वांगसम के रूप में दिखाए जाते हैं। ठीक, तो बताओ ये दोनों सर्वांगसम होगा कि नहीं, इनके भी वही समकोण त्रिभुज है, भी समकोण त्रिभुज, दोनों सर्वांगसम होगा कि नहीं। अगर हम कह दें भैया ये समकोण त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बताओ ये आपस में दोनों में संबंध हो सकता है, सर्वांगसमता का संबंध नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये गलत मान जाएगा। यहाँ पर सिर्फ सर्वांगसम का कह रहा है, तो जो त्रिभुज सेम रहेंगे वो आपस में सर्वांगसम हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको दिखाना क्या है, कह रहा है तुल्यता संबंध दिखाओ। तो तुल्यता संबंध में हमने बताया है कि तीनों संबंध को पहले दिखाना पड़ेगा। तो आइए पहले एक संबंध लेकर हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। ठीक है, तो पहला संबंध हम लिख लेते हैं। पहला संबंध है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के बारे में सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि यह कैसे स्वतुल्य संबंध बनेगा। ठीक है, अब स्वतुल्य संबंध के लिए हमने बताया है कि दोनों समुच्चय सेम होने चाहिए। अगर ये A है तो ये भी A होना चाहिए, अगर ये B है तो ये भी B होना चाहिए। जितने एलिमेंट अवयव मतलब जितने अवयव इसमें भी है, उतने भी अवयव जो है उसमें भी होना चाहिए, समुच्चय A वाले में भी होना चाहिए। तो वही सेम दोनों में होना चाहिए, तब जाके हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो अच्छा आइए, अगर हम इन्हीं को देखो, ये T1 है, अगर इन्हीं को हम T1 बना दें तो बताओ दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं। तो सेम कब होगा, जब दोनों का सर्वांगसम, दोनों त्रिभुजों का सर्वांगसम मतलब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम रहेंगे, तब जाके दोनों सेम होंगे। अब सेम कैसे होंगे, जैसे हम कहें कि कोई जो है बताओ समकोण त्रिभुज है, ये हमने मान लिया कोई समकोण त्रिभुज है। अब बताओ ये समकोण त्रिभुज है, स्वयं से अगर तुलना करें तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये खुद से बताओ सर्वांगसम है कि नहीं। जैसे हमने कल के क्लास में बताया था कि अगर आप आईने के सामने खड़े हो जाएं तो आप आपसे तुलना करोगे कि हम कैसे दिख रहे हैं, तो वहाँ पर तुल्यता संबंध जो है स्वतुल्य संबंध होता है। तो ये स्वयं से तुलना कर सकता है कि नहीं, इसका मतलब T1 और T1 का हम पेयर बना सकते हैं कि नहीं। तो यहीं पर वही काम करना है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले तो हम कुछ लिख देते हैं, यहाँ से ऐसे मान लीजिए कि क्योंकि सभी सर्वांगसम त्रिभुज
क्योंकि सभी सर्वांग त्रिभुज स्वयं में भी सर्वांग होते हैं, सर्वांग होते हैं। ठीक है, ये हमारे बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे स्वयं का स्वयं से कर रहे हैं तो ये समकोण त्रिभुज है, तो ये स्वयं से सर्वांग है कि नहीं, है ना। बस वही काम यहाँ पर करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो T1 है, ठीक है, जो T1 है, T1 कामा T1, ठीक है ना। जो T1 है, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर दोनों को जो समुच्चय हैं दोनों को सेम कर दिया, क्योंकि तुलना सेम से होता है तब जाके स्वतुल्य बनता है। ठीक है, जो T1 है T1 के क्या है, सर्वांगसम है। T1 के सर्वांगसम, T1 जो है T1 के सर्वांगसम है। ठीक, कैसा है, सर्वांगसम है। ठीक है, हो गया। ये अगर सर्वांगसम है तो इम्प्लाइड दैट हम कह सकते हैं कि जो T1 है वो T1 में, T1 कामा T1 बिलोंग करेगा किस में, R में। ठीक है, जो T1 है वो T1 कामा T1 जो हमारे पास युग्म है वो किस में बिलोंग करेगा, R में, क्योंकि R में तभी संबंध रखेगा जब हमने कल बताया था कि 1 1 से संबंध हो, 2 2 से, 3 से 3 से, 4 का 4 से। तो T1 जो है जब स्वयं से सर्वांगसम है तो इसके मतलब R में उपस्थित होगा, संबंधित करेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि T1 जो है, T1 कामा T1 जो हमारे पास युग्म है वो बिलोंग करेगा किस में, R में बिलोंग करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लिख सकते हैं इम्प्लाइड दैट, अतः R1 क्या है, स्वतुल्य R1 स्वतुल्य संबंध है, R1 स्वतुल्य संबंध है। बस इतना ही आपको यहाँ पर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है कि नहीं। बताओ कितना सिंपल है ना, सिंपल। तो आइए अब दूसरा संबंध देखते हैं। दूसरा संबंध क्या कर रहा है, यहाँ से दूसरा संबंध, सेकंड वाला दूसरा संबंध है। यहाँ से यही अभी यहाँ पर बताया कि दोनों सेम है और बिलोंग करे किस में, R में। तो यहाँ पर दोनों सेम है, बिलोंग कर रहा है किस में, R में। तो एक सहतुल्य संबंध हो गया। ठीक है, दूसरा है सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध। अगर हम बात करें सम्मित संबंध का तो देखिए इसमें भी वही काम करना है। सम्मित संबंध में हमको क्या दिखाना है कि अगर A वाला A कामा B युग्म जो है, A कामा B युग्म अगर R में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा B कामा A युग्म भी किसी में R में बिलोंग करना चाहिए, तब जाके वहाँ पर क्या होगा, सम्मिति संबंध होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर दो समुच्चय हमको दे रखा है, T1 और T2। ठीक है, कह रहा है T1 T2 के क्या है, सर्वांगसम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि जो T1 है, यदि जो T1 और T2 कैसा है, R में बिलोंग कर रहा है ना। यहाँ देखो जो T1 T2 है किस में है, R में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि T1 कामा T2 बिलोंग कर रहा है R में, अगर T1 T2 R में बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि T1 T2 के क्या है, सर्वांगसम है। तो हम कह सकते हैं कि जो T1 है वो T2 के क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है कि नहीं। अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो बताओ T2 T1 के सर्वांगसम होगा कि नहीं। अगर एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है तो दूसरा वाला भी पहले के सर्वांगसम होगा। सर्वांगसमता का ये नियम होता है कि अगर एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है, दूसरा भी दूसरे के पहले के सर्वांगसम होगा और इनकी तीनों भुजाएं या तो बराबर हो जाए या तो कोण बराबर हो जाए। तो यहाँ भी अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि T2 भी T1 की क्या होगा, सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, सर्वांगसम होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पर देखो यदि T1 जो है, ये यहाँ पर हमने T1 लिखा है, यदि T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में तब T1 T2 के सर्वांगसम था। अगर हम कह दें कि T2 T1 के सर्वांगसम है तो बताओ ये जो T2 है कामा T1 है ये बिलोंग करेगा R में कि नहीं करेगा। तो यही कंडीशन बन गया कि A कामा B बिलोंग कर रहा था R में और देन तब इसी मतलब फिर तो उसी का उल्टा B कामा A भी बिलोंग करेगा R में, तब जाके सम्मिति बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अब कि इम्प्लाइड दैट कि R जो है क्या हो गया, R1 क्या है, सम्मिति संबंध है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि R1 सम्मित संबंध
सममित संबंध है। आर कैसा है, एक सममित संबंध है। ठीक है, बस यही आपको करना है। चलिए अब तीसरा संबंध देख लेते हैं। तीसरा संबंध क्या है, यहाँ से तीसरा संबंध है, तीसरा संक्रमक संबंध है। क्या है, संक्रमक संबंध। ठीक है, संक्रमक संबंध के बारे में सबसे पहले क्या हमने बताया था, इसको कल के क्लास में चर्चा किए थे। अगर ए बी बिलोंग कर रहा आर में और बी सी बिलोंग कर रहा आर में, तो बी बी को हटाओ, बचा ए और सी भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। बस यही नियम यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखो तीन समुच्चय की जरूरत है, R1, R2 और R3, क्योंकि ये क्या है, कह रहा है एक समतल में स्थित है। त्रिभुजों का बहुत सारे त्रिभुज हैं, इसके मतलब 1 2 3 4 कुछ भी बहुत ही समुच्चय बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि T1, T2 किसमें हो, बिलोंग टू R में, तथा T2 T3 हो जाएगा ना, T2 T3 बिलोंग करेगा R में। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में कहाँ करें, बिलोंग करें R में, तब इसके कहने का मतलब क्या है, T1 T2 बिलोंग कर रहा R में, इसका मतलब T1 T2 के क्या है, सर्वांगसम है। तो हम लिख सकते हैं जो T1 है T2 के क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, तथा T2 भी T3 के क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम। कैसा है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो T2 भी T1 के सर्वांगसम है। अब हमको ये बता दो, देखो ध्यान से समझना, अगर T1 जो है T2 के सर्वांगसम है, अगर ये दोनों आपस में सर्वांगसम है और हम कह दें और ये जो T2 है वो किसी और T3 से सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, तो अब हमको ये बता दो, अगर T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 जो है 2 के सर्वांगसम है, बताओ 3 वाला 2 के सर्वांगसम हुआ कि नहीं, क्योंकि 2 तो 1 के सर्वांगसम था, तो 2 भी 3 के था, तो 3 भी 1 से हो जाएगा ना, संबंध रखेगा कि नहीं। तो यहाँ पर वही काम लिखेंगे कि अतः हम लिख सकते हैं कि अतः T1 जो है T1 T3 के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। T1 T3 के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो अगर ये इसके सर्वांगसम हो गया, तो इसका मतलब ये भी किस में होगा, R में उपस्थित होगा, R में वो बिलोंग करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो T1 है वो T3 में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, किस में, R में। ठीक है, तो T1 T3 किस में बिलोंग करेंगे, R में करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः R जो है, R एक संक्रमक संबंध है। कैसा है, संक्रमक संबंध है। ठीक है, बस बच्चों यही आपको समझना है। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 संबंध दिखा दिया। अगर यह तीनों संबंध है तो हम लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर आंसर में क्या आएगा कि अतः यह क्या है, तुल्यता संबंध है। कैसा है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि तीनों फॉलो कर रहा है ना। अगर ये तीनों फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि अतः यह क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हमारी बात समझ में आ गई होगी। क्लास अगर एक बार में ना आए समझ में, तो एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, लेकिन कहीं नहीं कहीं अगर मिस्टेक होगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो जाता है कि बच्चे भूल जाते हैं, वहाँ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर 1 बार 2 बार क्लास देखेंगे तो वास्तव में आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या है, तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 3। आइए देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि उदाहरण 3 में मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। कोई समतल है, उसमें समस्त रेखा स्थित है। ठीक है, समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, तथा R जो है इस प्रकार है, R बराबर है L1, L2 युग्म है, इस प्रकार युग्म है कि L1, L2 पर लंब है। जो L1 है L2 पर कैसा है, लंब है। ये हमको संबंध में दिखा रहा है कि L1 जो है L2 पर लंब है। ठीक है, फिर कह रहा है कि समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए। हमको क्या सिद्ध करना है कि R सममित है, कि जो संबंध है वो कैसा संबंध है, सममित संबंध है।
परंतु ना तो स्वतुल्य है ना तो सहतुल्य है, मतलब सहतुल्य नहीं दिखाना, मतलब सहतुल्य नहीं है, और ना ही संक्रमक है, और संक्रमक भी हमको नहीं दिखाना है। ठीक है, सिर्फ दिखाना क्या है कि यह सम्मित संबंध है, और इसको भी दिखाना पड़ेगा कि यह सहतुल्य नहीं है और यह संक्रमक नहीं है। ठीक है, तो आइए समझते हैं सवाल को। पहले तो ये कह रहा है कि ये मान लीजिए कोई समतल है, इसमें बहुत सारे रेखाएं उपस्थित होंगे। जैसे मान लीजिए कोई रेखा ऐसा गया होगा, तो कोई रेखा ऐसा गया होगा, तो कोई रेखा ऐसा गया होगा, कोई आपस में एक दूसरे के समांतर होगा, ठीक है, और कोई एक दूसरे के ऊपर संपाती होगा, कोई लंबवत होगा, है कि नहीं। बहुत रेखाएं हैं जो कि अनेक प्रकार से समतल में उपस्थित हैं, और इन्हीं का एक समुच्चय है जो यल है। ठीक है, एक समुच्चय है जो कि यल है। ठीक है, ये बात कह रहा है ये क्वेश्चन में। आगे क्या कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि आर, जो हमारे पास संबंध दिया है आर, कह रहा है कि L1, L2 इस प्रकार है। जो हमारा युग्म है L1 और L2, दो युग्म जो दे रखा है L1 और L2 इस प्रकार है। किस प्रकार है कि L1, L2 लंब है, मतलब L1 L2 पर कैसा है, लंब है। ठीक है, फिर कह रहा है कि हमको दिखाना क्या है कि आर सममिति है, और ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। तो आइए सवाल को देखते हैं। सबसे पहले कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आइए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने एक रेखा ले लिया, मान लीजिए हमने एक रेखा लिया यल, कोई रेखा है यल है। ठीक है, अब बताओ यही रेखा यल स्वयं पर क्या लंब हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे त्रिभुज था पिछले जो है एग्जाम्पल में, उदाहरण में बताया कि कोई त्रिभुज है, स्वयं के सर्वांगसम हो सकता है, स्वयं के रूप में हो सकता है। ठीक है, स्वयं के समरूप में हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कोई यल रेखा है उस पर स्वयं से लंब बन जाए तो यह संभव नहीं है। कोई रेखा लीजिए यल वाला, इतनी ही लंबाई का लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा इसी पे संपाती कर सकते हैं, या फिर हम इसी के पैरेलल दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लंबवत नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कोई रेखा यल है स्वयं के लंबवत नहीं होता है, ये एक नोट पॉइंट है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, कोई रेखा जो है स्वयं के लंबवत नहीं हो सकता है। अगर कोई दूसरा रेखा ले ले, मान लीजिए L2 नाम का ले लें, तो वह स्वयं से लंबवत, मतलब दूसरे से लंबवत हो सकता है। लेकिन कोई रेखा अगर L1 है या फिर यल है तो स्वयं से क्या हो सकता है, केवल जो है संपाती हो सकता है, या फिर कहा जाए तो समांतर हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन लंबवत तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो L1 है L1 पर लंब नहीं हो सकता। यहाँ पर लिख सकते हैं कोई, पहले तो हम कौन सा दिखा रहे हैं उसको लिख लेते हैं। पहला है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, पहला स्वतुल्य संबंध। अगर हम स्वतुल्य संबंध को दिखाएं तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो L1 है, यहाँ पर लिख देते हैं L1, L2 पर लंब नहीं है, लंब नहीं हो सकता, लंब नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है। अगर L1 जो है, L1 पर लंब नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं, क्या सकते हैं कि L1, L1 जो है नॉट बिलोंग टू, इसको नॉट बिलोंग टू मतलब उसमें उस मान में उपस्थित नहीं है। किस मान में उपस्थित नहीं है, आर के संबंध में। जो L1, L2 है नॉट संबंधित, मतलब संबंधित नहीं है, नॉट बिलोंग टू मतलब उसमें उपस्थित नहीं है, किसमें, आर में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और हम क्या कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य संबंध नहीं, बस ऐसे लिख दे सकते हैं, स्वतुल्य संबंध नहीं है, संबंध। अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। बस इतना ही पॉइंट आपको दिखाना है। ठीक है, अगर यही त्रिभुज होता तो त्रिभुज एक स्वयं के तो समरूप हो सकता है, सर्वांगसम हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेखा है, रेखा स्वयं के लंबवत नहीं हो सकता, यह इसलिए स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, आइए दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है, दूसरा है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, अगर एक सवाल करना सीख गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भैया, सिर्फ आप इसका रिवीजन करते रहिए बस। ठीक है ना, रिवीजन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, इतने अच्छे से बता रहे हैं, आप सिर्फ ध्यान दीजिए बस। ठीक है, तो
चलिए अगला है सम्मिति संबंध। अब सम्मिति संबंध में क्या दिखाना है, अभी हमने बताया कि अगर ए बी, ए कामा बी मतलब युग्म जो ए बी है अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो ए बी का उल्टा बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ये होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि L1 कामा L2 बिलोंग टू आर, ठीक है। अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा आर में तो हम कह सकते हैं कि L1 कामा L2 पर लंब है, L1 कामा L2 पर क्या है, लंब है, ठीक है। अब कैसे ये लंब हो गया, ये लंब नहीं हो रहा है। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप चित्र भी बना लीजिएगा, ठीक है ना, चित्र आप बना लीजिए। यहाँ पर हमने एक चित्र बना दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसका इस वाले का चित्र हमने यहाँ पर बना दे रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो रेखा हैं, एक रेखा ये L1 है, एक रेखा क्या है, ये L1 है। अगर हम दूसरा रेखा लें तो ये बताओ L2 होगा कि नहीं, तो L2 इस पे लंब दिखा रहा है कि नहीं, तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर जी अगर L1 यस है, इस प्रकार है, तो L2 भी इसी प्रकार ले लीजिए, ठीक है, L2 भी इसी प्रकार लीजिए, तो लंब नहीं होगा, कैसा होगा, अगर ये L1 है इसी प्रकार L2 ले लें तो ये कैसा होगा, समांतर होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि L1 जो है L2 के किस प्रकार का है, लंब के रूप में है, इसलिए हम इस प्रकार से दिखाएंगे लंबवत के रूप में ना। नहीं तो हम इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या देखा, कह रहा है L1 L2 पर लंब है, तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो कहो सर जी ऐसे बना लीजिए दोनों समांतर, ठीक है। तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, तो आपस में कैसा है, लंब है। तो अगर L1 L2 पर लंब है तो भैया बता दीजिए कि अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 भी तो L पे लंब है, क्योंकि दो ही भुजाएं मिलकर क्या बनाती हैं, समकोण त्रिभुज बनाती हैं। चाहे इसको आप आधार कह दीजिए, चाहे इसको आप आधार कर दीजिए, चाहे आप इसको लंब कह दीजिए, चाहे आप इसको लंब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर 90 अंश कोण बनता है वहीं पर क्या बनता है, दोनों भुजाएं लंबवत होती हैं, ठीक है ना। तो अगर L1 L2 से लंबवत है तो L2 भी L1 से लंबवत होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः जो L2 है वो L1 पर भी क्या होगा, लंब होगा, कैसा होगा, लंब होगा। तो हम कह सकते हैं जब L1 L2 बिलोंग कर रहा आर में तब L1 L2 पर लंब रहा है, तो बताओ अगर L2 L1 पर लंब होगा तो ये भी बिलोंग करेगा आर में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं L2 जो है L1 में भी क्या करेगा, L2 और L1 भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा किस में, आर में। तो बस यही काम हो गया। हमने कहा AB बिलोंग करे आर में और इसी को उल्टा BA बिलोंग करे आर में, तो वहाँ पर क्या होता है, सम्मिति संबंध होता है। तो यहाँ पर हमने वही दिखा दिया कि L1 L2 ये क्वेश्चन में दे रखा था, L1 L2 लंब है, तो हमने लिख दिया L1 L2 लंब है आर पर, तो इस प्रकार से। तो बताओ L2 भी L1 पर लंब होगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर एक सम्मिति संबंध है, एक सम्मित संबंध है। आर कैसा है, एक सम्मित संबंध है, ठीक है। बस यही आपको दिखाना है। तो हम आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में आ गया हो तो बच्चों एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, इसमें तीसरा आपको संक्रमक दिखाना, ठीक है, संक्रमक। तो यहाँ लिखेंगे संक्रमक संबंध, ठीक है। अब संक्रमक संबंध के लिए अभी हमने बताया कि अगर L1 L2 है तो एक तीसरा समुच्चय बना लीजिए L3, ठीक है। तो अगर L1 इस प्रकार से, ठीक है, अगर हम कह सकते हैं कि यदि यहाँ से देखो अभी हमने दिखाया कि यदि L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा आर में तथा L2 बिलोंग कर रहा है, L2 कामा L1 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। अभी यही चीज़ हमने दिखाया कि L1 L2 बिलोंग करे आर में और L2 L1 बिलोंग करे आर में, तो इस प्रकार से। तो ये क्या है, L1 L2 पर लंब है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इम्प्लाइड है कि L1 कामा L2 पर कैसा है, लंब है, तथा L2 भी L1 पर कैसा है, लंब है, कैसा है, लंब है। इसको तो हम कह ही सकते हैं ना। अगर बताओ L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब है, तो बताओ क्या यहाँ पर हमने गलत कर दिया। L1 अगर L2 पर लंब है तो L2 L3, यहाँ लिखेंगे L2 L3 पर लंब है, तो क्या L1 L3 पर लंब हो सकता है।
तो क्या L1 L3 पर लंब हो सकता है? देखो कैसे, समझिएगा ध्यान से। एक है L1, एक है L2, एक है L3। अगर हम कहें कि L1 L2 पर लंब है, फिर हम कहें कि L2 L3 पर लंब है, ये दोनों लंब हैं, क्या ज़रूरी है कि L1 L3 पर लंब हो जाए? देखिए चित्र के द्वारा हम कैसे समझाते हैं उसको चित्र में समझेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर एक साड़ी बना देते हैं, बिना साड़ी के कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने एक रेखा ले लिया L, ठीक है ना। चित्र के यहाँ से एक हमने L ले लिया, सॉरी इसको L1 कर देते हैं ना। एक रेखा है, इसको हमने L1 कर दिया, इसको हमने कर दिया L2, ठीक है। दो रेखाएं हैं, L1 है, ये L2 है, एक दूसरे पर कैसा है? लंब दिखा रहे हैं, मतलब 90 अंश कोण बना रहे हैं। तो कह रहा है कि क्या L2 L3 पर लंब है? तो अगर L2 को L3 पर हम लंब दिखाएं, L2 को L3 पर, देखो L2 यहाँ है ना, L2 अगर ये है, इस पे लंब कहाँ से पड़ सकता है? यहाँ से पड़ सकता है लंब, तो ये हो जाएगा L3, ठीक है। अब L2 पर लंब दिखाना, क्योंकि क्वेश्चन में वही काम किया है कि L1 L2 किससे हैं? जो है बिलोंग कर रहे हैं किसमें? R में। L1 L2 बिलोंग कर रहे हैं R में, और L2 L3 बिलोंग कर रहे हैं R में। इसका कहने का मतलब ये है कि L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, लेकिन क्या L1 L3 पर लंब हो सकता है? तो यहीं पर उसको पहले समझेंगे ध्यान से कि हमने दिखाया कि जो L1 है, ये L1 है, ये लंब है किस पे? L2 पर, ठीक है। ये तो बात सही निकला। अगर हम कहें L2 L3 पर लंब दिखा दें, तो ये L2 है, ये L3 है, तो यहाँ भी 90 अंश कोण बन गया, ये भी लंब दिख गया। तो क्या बताओ L1 L3 पर लंब है? हमने क्या कहा कि क्या L1 L3 पर लंब है? L1 L3 पर लंब दिख रहा है, ये L1 है, ये L3 पर, तो दोनों रेखाएं समांतर हैं, लंब नहीं है। अगर L3 इस तरीके से डाला गया होता तो L1 के लंब होता, लेकिन L2 के लंब तब नहीं रह जाता। तो यहाँ पर लिखेंगे कि L1 L3 पर लंब नहीं है, लंब नहीं है, लंब नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जब ये लंब नहीं है तो L1 जो है L3 नॉट बिलोंग नहीं करेगा। किस में बिलोंग नहीं करेगा? R में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि R संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा समझाने का कुछ जो है ग्राफिकल टाइप। अगर आप इस ग्राफ के द्वारा समझ गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये था कुछ उदाहरण नंबर 3, इसको इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा ये उदाहरण 1, 2 और 3। तो आज की क्लास बच्चों बस यही तक। अगले क्लास में इससे अगला वाला उदाहरण को सॉल्व कराएंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्लास या कैसा लगा। अगर इस क्लास में कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।